हेलो एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्वेश्चन 2.31 से 2.40 के। इससे पहले के जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो आपको प्लेलिस्ट में आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके आपको अवेलेबल हो जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। इवन एंड स्क्रीन पे भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने पहले की वीडियो ने देखी है तो वो वहां पे जाके आप देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं 2.31 से स्टूडेंट। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मे हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। एन की वैल्यू क्या दे दी आपको, 4 दे दी और साथ में दे दिया कि इसका जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो -1/2 है। अब इसका मतलब पहले तो हम एन की बात करें, एन अगर 4 है तो हमें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला इन एन ऑर्बिट क्या होता है, 2n का स्क्वायर, यानी 2 × 4 का स्क्वायर। तो हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इसका मतलब n ऑर्बिट, अगर n की वैल्यू 4 है, फोर्थ ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो कह रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन की स्पिन -1/2 होगी। तो आपको पता है स्टूडेंट कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर एक की स्पिन 1/2 है तो दूसरे की क्या होगी, -1/2 यानी हाफ। यानी आपका आंसर क्या आएगा, 16 इलेक्ट्रॉन। तो आपका फर्स्ट आंसर क्या आ जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या कह रहे हैं, n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 0 है। n अगर 3 है और l अगर 0 है तो हमारा कौन सा ऑर्बिटल हो गया, 3s। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, कितने s के अंदर इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं स्टूडेंट, आपको पता है 2। तो आपका आंसर क्या आएगा, सेकंड। तो इसका बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जो न्यूमेरिकल पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट 2.32 क्या कह रहा है, show that the circumferences of the Bohr orbit यानी 2πr for an hydrogen atom is an integral multiple of de Broglie wavelength यानी n lambda associated with electron around the orbit। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, डी ब्रोगली इक्वेशन का इस्तेमाल करके इस डेरिवेशन को डिराइव करना है, यानी 2πr = n lambda। अब कैसे डिराइव करेंगे, तो हमें पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है स्टूडेंट, mvr = nh/2π। अब इसी को अगर हम अरेंज करें, जैसे यहाँ पे 2π है, यहाँ पे r है, तो इसको अरेंज करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट, 2πr = nh/mv। ठीक है स्टूडेंट। हमें बस 2πr तो आगे मगर n लैम्डा नहीं है, मगर हमें पता है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। डी ब्रोगली क्या कहता है, डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग हमारा जो वेवलेंथ है वो क्या होता है, h/mv, यानी लैम्डा h/mv। अब मैं इस वैल्यू को अगर यहाँ पे पुट कर देता हूँ स्टूडेंट, तो मेरे पास क्या रिलेशन आ जाएगा, 2πr = n लैम्डा। और यही मुझे क्या करना था, डिराइव करना था। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे नोट कर लें। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट 2.33 क्या कह रहे हो, व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज बर्नर ट्रांजिशन फॉर हीलियम प्लस। अब कहने का इसका मतलब ये है कि मान लो वेवलेंथ जो है हाइड्रोजन की और वेवलेंथ जो हीलियम 2+ की है, इसमें ट्रांजिशन दे रखा है, n1 दे रखा है 2 और n2 क्या कह रहा है, क्या है 4। ये ट्रांजिशन आपको गिवन है। वो कह रहा है इस केस में n1 की वैल्यू क्या होगी और n2 की वैल्यू क्या होगी, ये बताइए। क्वेश्चन को समझ रहे हैं, दोनों की वेवलेंथ सेम रहेगी मगर ट्रांजिशन वैल्यू क्या होगी, ये मुझे कैलकुलेट करना है। कर लेते हैं स्टूडेंट। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, वेवलेंथ की, वेवलेंथ हाइड्रोजन की, तो हमें पता है अगर हम वेव नंबर का इस्तेमाल करें तो ये क्या होता है, λh। फर्स्ट केस के लिए लेते हैं तो क्या हो जाएगा, r 1/n1² - 1/n2²। ये रेडबर्ग फार्मूला है, आप सबको पता है। इसको इक्वेशन मान लेते हैं हम फर्स्ट। अब हीलियम के लिए इसी तरह अगर हम बात करें तो हीलियम के लिए क्या होगा, 1/λ हीलियम प्लस। अब इसके लिए क्या फार्मूला आ जाएगा, r 1/, यहाँ पे n1 की वैल्यू आपको गिवन है, 2 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, जेड स्क्वायर इस्तेमाल करेंगे। हाइड्रोजन के केस में जेड क्यों नहीं किया, क्योंकि जेड की वैल्यू क्या होती है 1। मगर हीलियम प्लस के लिए आपको पता है जेड की वैल्यू क्या होगी, 2। तो यहाँ पे जेड का स्क्वायर भी इस्तेमाल करते हैं। तो उस जेड के स्क्वायर को हम 2 जब पुट करेंगे क्या हो जाएगा, 4, यानी r 1/4
-1/16 इंटू 4। अब इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट, ये आपको पता है क्या आ जाएगा 3/16, तो ये क्या हो जाएगा 3/16 इंटू 4 इंटू r, या फिर हम ये कह दिए 4, तो ये सारा हमारे पास आ गया 3/4r। तो यानी 1/लैम्डा हीलियम प्लस की वैल्यू क्या होगी 3/4r, और 1/लैम्डा h की वैल्यू क्या है r11, ये हो गया। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे 1 और 2 को। क्यों करेंगे, क्योंकि ये आपको सारा यहाँ पे गिवन है कि ये दोनों क्या है, सेम है। तो हम अब क्या करेंगे स्टूडेंट, थोड़ी जगह तो कंपेयर करेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो r से r 1/n1² माइनस 1/n2² इक्वल टू 3/4r। ये दोनों अगर हम इक्वल करें तो दोनों टर्म्स सेम हो जाएंगे स्टूडेंट। तो अब हमें पता है r से r तो क्या हो गया 10। अब अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो ये सोल्व करके आपको पता है क्या आ जाएगा 3/4। तो इसका मतलब मेरी जो n1 की वैल्यू होगी वो क्या होगी 1, और n2 की वैल्यू क्या होगी 2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है स्टूडेंट, 2.34 की बात करें। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस हीलियम 2 प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी हीलियम प्लस से वो कह रहा है हीलियम 2 प्लस पे जा रहा है द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट। हाइड्रोजन एटम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो गिवन है 2.18 10⁻18 जॉल पर एटम। तो इससे मुझे ये पता चल गया जो एनर्जी का फार्मूला हम लेंगे स्टूडेंट वो क्या होगा -2.18 10⁻18 अपॉन n² z²। ये हमारा फार्मूला हो गया। अब हमें क्या करना है, आयोनाइजेशन एनर्जी निकालना है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का फार्मूला आपको मैंने पहले ही वीडियो में बता रखा है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, E इंफिनिटी माइनस En। अब E इंफिनिटी की वैल्यू फिक्स है 0 माइनस, अब En की वैल्यू कितनी दे रखी है स्टूडेंट, अगर हम ऑर्बिट की बात करें तो क्या है, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस हीलियम प्लस। n की वैल्यू तो 1 होगी, मगर z की वैल्यू हीलियम प्लस के लिए क्या होती है स्टूडेंट, z की वैल्यू 2। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा -2.18 10⁻18 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। ये 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या हो जाएगा 4 2 या 3 8.72 10⁻18 जूल आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो कोई कुछ भी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम प्लस से हीलियम 2 प्लस में जब आप जाएंगे तो 8.72 10⁻18 आएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं स्टूडेंट। इफ द डायमीटर ऑफ ए कार्बन एटम इज, एक कार्बन एटम है और उसका डायमीटर जो दे रखा है 0.15 नैनोमीटर है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम विच कैन बी प्लेस साइड बाय साइड इन ए स्ट्रेट लाइन। मान लो कोई स्ट्रेट लाइन है, इस पे कह रहा है खूब सारे एटम 1 बाय 1 क्या हो रखे हैं, अरेंज हो रखे हैं इस तरह, ठीक है जी। और कह रहा बताओ कितने नंबर हैं अगर इसकी लेंथ क्या हो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग हो, ये चलती जाएगी 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। एक का डायमीटर आपको दे दिया, वो कह रहा बताओ टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने आएंगे। तो स्टूडेंट अगर मुझे एक का रेडियस, एक का डायमीटर पता है, कितना पता है 0.15 नैनोमीटर। अब अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, 20 को उतने सेंटीमीटर डिवाइड कर दो तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पे कितने एटम आएंगे। तो हम क्या करें, इसे नैनोमीटर से मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, तो 0.15 इंटू 10⁻9 मीटर, और सेंटीमीटर में क्या होता है 0.15 10⁻7 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर आपको लेंथ है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना आ जाएगा, तो बिल्कुल सिंपल है, क्या करेंगे 20 डिवाइडेड बाय 0.15 10⁻7, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट 10 के, और इसको मैं अगर इसका डेसिमल हटा दूं तो क्या हो जाएगा 15 इंटू 10⁻7। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 15 से करेंगे कितना आ जाएगा 1, फिर कितना गया 5 3, फिर कितना गया 5 3, फिर गया 5 3, तो 1.33 10⁻7। इतने मेरे पास क्या आ जाएंगे, कार्बन के एटम्स आ जाएंगे। इसको सिंप्लीफाई करके आप ऐसे लिख सकते हो 1.3 इंटू 10⁹ एटम्स ऑफ कार्बन। तो आपको एग्जाम में किस पैटर्न में पूछा गया वो आप देख सकते हैं।
तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को क्या है स्टूडेंट सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है 2.36। अब इसमें उल्टा कर दिया, अब इसमें क्या कर दिया 2 × 10⁸ एटम आपको दे दिए हैं कार्बन के, अरेंज किया साइड में, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कार्बन एटम, द लेंथ ऑफ द अरेंजमेंट इज 2.7। अब इसमें थोड़ा उल्टा कर दिया, क्या कहते हैं एटम दे दिया और लेंथ दे दी। अब वो कह रहा है बताओ डायमीटर क्या है और रेडियस क्या है। हमें निकालना क्या है, हमें डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर ऑफ कार्बन एटम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पिछले हमें क्या था, पीछे हमें डायमीटर पता था, टोटल लेंथ पता थी, तो हमने टोटल लेंथ से डायमीटर को डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ एटम्स आ गए। अब इस केस में क्या कह रहा है, डायमीटर नहीं पता, हम डायमीटर को क्या करेंगे, आप यहाँ देखिए जब पीछे हमने किया था, हमने यहाँ पे क्या किया था, ये लेंथ, ये आपका डायमीटर और यहाँ पे नंबर ऑफ एटम। अब डायमीटर इधर आ जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, डायमीटर ऑफ कार्बन एटम दिखाना है, टोटल लेंथ देखिए 2.4 सेंटीमीटर और नंबर ऑफ एटम आपके पास कितने हैं 2 × 10⁸। तो मुझे एक कार्बन का डायमीटर यहाँ से क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1.2 और ये 10⁻1.2 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। अब ये मेरे पास क्या है डायमीटर ऑफ कार्बन। अब हमें निकालना है क्या स्टूडेंट, रेडियस। तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका हाफ 1.2 × 10⁻⁸/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.6 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। और इसको अगर हम करना चाहें तो हम कह सकते हैं 0.06 10⁻⁷ सेंटीमीटर। और 10⁻⁷ सेंटीमीटर आपको पता है स्टूडेंट क्या होता है, नैनोमीटर। तो जिस सेंस में आपको आंसर निकालना है नैनोमीटर में, आर्मस्ट्रॉन्ग में, वो आप आराम से निकाल सकते हैं। टेक्निक आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, द डायमीटर। अब ये दूसरी टाइप का क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ जिंक दे दिया 2.6 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब क्या है कैलकुलेट रेडियस ऑफ जिंक एटम इन पिकोमीटर, रेडियस निकालना है पिकोमीटर में। डायमीटर है आपके पास, डायमीटर कितना है 2.6 आर्मस्ट्रॉन्ग और रेडियस कितना हो जाएगा, इसका हाफ कर दें 2.6/2 1.3 आर्मस्ट्रॉन्ग। मत करने को क्या कह रहा है पिकोमीटर में करो, तो पिकोमीटर में क्या हो जाएगा 130 पिकोमीटर। क्यों, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होता है 10⁻10 मीटर और 1 पिकोमीटर क्या होता है 10⁻12। तो 2 डिजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो 130 पिकोमीटर आपका रेडियस है। अगर आप कह रहे हैं नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए लेंथ ऑफ 1.6 मीटर, तो ये डायमीटर आपके पास है, तो नंबर ऑफ एटम्स जिंक के क्या आ गया स्टूडेंट, टोटल लेंथ कितनी दे रखी है 1.6 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें डायमीटर कितना दे रखा है 2.6 आर्मस्ट्रॉन्ग में, तो 2.6 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ये चीज ध्यान रखनी है कि जिस यूनिट्स में है वही यूनिट्स आपके पास होने चाहिए, मीटर में नहीं ले लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास 16/26 10⁻, ये ऊपर चला गया 8। अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 13 हो गया, ये 8। तो स्टूडेंट मेरे पास क्या आ गया 8/13 × 10⁸। तो 13 से काटे कितने पे जाएगा 0.13 6 78, बच गए 2, तो क्या हो जाएगा 13। तो ये 0.61 10⁸ और हम इसे सिंप्लीफाई करके 6.1 × 10⁻7 एटम्स कह सकते हैं। तो इस तरह हमने इसके नंबर ऑफ एटम निकाल दिए। तो आपने देख लिया बड़े इजी क्वेश्चन है, वही पैटर्न बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट हम 2.38 क्या कह रहा हो, ए सर्टन पार्टिकल कैरीज 2.5 × 10⁻⁻6 कूलम ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंटिंग। अब आपको पता है कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है स्टूडेंट आपके 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है, तो इतने चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, बिल्कुल इजी है 2.5 × 10⁻16 कूलम डिवाइड बाय 1.6 × 10⁻19। अभी ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 बचेगा 10⁻3 और ये हमारे पास क्या है 25/6। तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट 1 अब कितना चल गया 16 गया 9 हो गया, तो 16 पंजे 80, फिर 10 है तो फिर वही 16 छिके 96, तो 1.56 10⁻3। तो हम कह देंगे 1560 इलेक्ट्रॉन। आगे डिजिट थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है क्योंकि आगे कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ है,
तो हम इतने क्या कह देंगे, हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो सिंपल न्यूमेरिकल, कोई ऐसी दिक्कत नहीं स्टूडेंट, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सेम इसी पैटर्न पे है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट लैंग्वेज को चेंज कर दिया। इन मिलिकन एक्सपेरिमेंट वो कह रहा है स्टैटिक चार्ज कितना है हमारे पास, इतना, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट। सेम वही क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड दे दिया, तो हमें वही चीज करनी पड़ेगी। यहाँ पे जब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हम क्या कहेंगे, -1.282 10⁻18 कूलम डिवाइडेड बाय -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। बस ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे डिफर कर रहा है। यहाँ पे साइन दे रखा है तो हमें साइन लेना पड़ेगा, माइनस से माइनस, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस में तो आएंगे, सेम आएंगे। तो ये ऊपर चला गया तो 1 हो गया 10, तो ये 1.282 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 क्या हो गया 10। तो ये हमारे पास आ गया 12.82 अपॉन 1.6। और इससे जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 16 से अप्रोक्सीमेट कितने में जाता है स्टूडेंट, 8। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जो हमें कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, 2.40। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। वो कह रहा है कि रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया स्टूडेंट, उसके अंदर उसने क्या किया, थिन फॉयल ऑफ हैवी एटम्स का इस्तेमाल किया। जैसे हमने गोल्ड का इस्तेमाल किया, प्लेटिनम का इस्तेमाल किया रदरफोर्ड ने। अब वो कहता है हम इसकी जो लाइट एटम ले लेते हैं, मान लो एल्यूमिनियम ले लिया, ठीक है ना, या कोई और स्मॉल जिसका लाइट एलिमेंट मेटल ले ले रहे हम, तो क्या हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा। तो स्टूडेंट वो क्या कहते हैं कि जो हैवी एटम्स हैं, मान लो गोल्ड के हैं, तो उनका एटॉमिक साइज क्या है, एटॉमिक मास क्या है, ज्यादा है, एटॉमिक मास क्या है, लार्ज है। तो उनका जो न्यूक्लियर चार्ज होगा, न्यूक्लियर का जो चार्ज होगा वो भी क्या होगा, लार्ज होगा। और जब एक, जहां पे मैं कह रहा हूं कि न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा है और उसके ऊपर कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की अगर बम्बार्डमेंट करेंगे स्टूडेंट, तो आप समझ सकते हैं कि उसके ऊपर डिफ्लेक्शन क्या होगी, अल्फा पार्टिकल्स की ज्यादा होगी, एंगल्स पे भी हो जो कम बैक आएगा। मगर अगर मैं एल्यूमिनियम ले लूं जिसका लाइट वेट है, तो उसका न्यूक्लियस भी क्या होगा, उसका न्यूक्लियर चार्ज भी कम होगा, यानी उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा कम होगा। तो उसके ऊपर जब हम अल्फा रेस की बम्बार्डमेंट करेंगे तो वो उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, और इवन हम कह देते हैं कि नेग्लिजिबल डिफ्लेक्शन होगी, जिसकी वजह से हम फिर स्टडी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें थिन फॉयल ऑफ हैवी एटम्स का इस्तेमाल करना पड़ा। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करूंगा मैं आपको, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।